हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिजिक्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड बात करेंगे। इससे पहले हमारे सर धीरज सर ने भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे स्थिर आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जो फर्स्ट चैप्टर है ट्वेल्थ का अपना। ठीक है बच्चों। तो हम बात केवल उन्हीं क्वेश्चंस की करेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और 99.99 या 100% उनमें से ही बोर्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्हीं के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों। तो पहला हमारा चैप्टर है स्थिर आवेश व विद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है आवेशों के कोई तीन गुण धर्म लिखिए। आवेशों के कोई तीन गुण धर्म लिखिए, इस तरह का प्रश्न आता है। और उसमें अपन एक गुण धर्म स्पेशली आवेशों का क्वांटीकरण लेंगे, क्योंकि अलग से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। तो इसलिए उस गुणधर्म के अंदर हम उस पॉइंट को भी इंक्लूड कर देंगे, ताकि वो क्वेश्चन आए तो भी आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला गुणधर्म हम पढ़ेंगे आवेशों का क्वांटीकरण। ऐसे क्वांटीकरण का मतलब होता है कि आवेश छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। और आवेश का सबसे छोटा पैकेट या सबसे छोटा बंडल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जिसे हम क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो जब आपसे पूछा जाए आवेश का क्वांटीकरण, तो आप सबसे पहले लिखोगे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यह आवेश का क्वांटीकरण। और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हो तो अपन लिख सकते हैं कि आवेश छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। आवेश का सबसे छोटा पैकेट क्वांटा या क्वांटम कहलाता है, जिसका मान इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। और शॉर्ट में लिखना चाहे तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। दूसरा पॉइंट, आवेश संरक्षित रहता है। ये भी बहुत सिंपल पॉइंट है। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इस तरह से आवेश संरक्षित रहता है। और तीसरा सिंपल पॉइंट है, आवेश अदिश राशि है। आवेश के अंदर कोई दिशा नहीं होती है। आवेश क्या है बच्चों? अदिश राशि है। इसलिए जब भी हम इसका योग करते हैं तो बीज गणितीय योग लिया जाता है। तो इस तरह से आवेशों के तीन गुणधर्म, शॉर्ट में आवेशों का क्वांटीकरण, आवेश संरक्षित रहता है और आवेश अदिश राशि है। ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलाम का नियम लिखिए। दो इलेक्ट्रॉनों को 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो उनके मध्य लगने वाला कूलाम बल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम कूलाम का नियम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती
व उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो यह कूलाम का नियम। साथ में हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। दो आवेश है Q1 और Q2, बीच की दूरी r है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा समानुपाती Q1 Q2 दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा K, जिसको बोलते हैं समानुपाती स्थिरांक, जो माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, इस तरह से लिख सकते हैं। और K के बारे में लिख देंगे, ये समानुपाती स्थिरांक है, इसकी वैल्यू, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात के लिए, और कोई भी माध्यम होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये कूलाम का नियम हो गया। अब आगे हम बात करेंगे, दो इलेक्ट्रॉनों को 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो उनके मध्य लगने वाला कूलाम बल क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की घात 9, ये वैल्यू होती है जब आवेशों के मध्य वायु हो या निर्वात हो, तो के की वैल्यू अपन ये लेते हैं। ठीक है बच्चों, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ यूनिट भी लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये के की वैल्यू होती है। Q1 Q2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19, दोनों इलेक्ट्रॉन है तो आवेश सेम रहेगा। और उनके बीच की दूरी कितनी थी बच्चों, 2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदल देंगे, 2 इंटू 10 की घात -2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 9, 1.6, 1.6, ये पावर है -19, ये -19, ये हो गई 38, 38 में से प्लस की 9 गई, पीछे बचेगी -29। ठीक है बच्चों, 19 और 19 38, 38 में से 9 गई, 29 बचेगी माइनस की। इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 10 की घात -2 का स्क्वायर करेंगे तो -4। इसमें भी ये पावर अपन काट सकते हैं, दिया जाएगा 10 की घात -25। फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको यदि अपन आपको काटना आता हो डायरेक्ट तो इसको काट सकते हैं 0.4, ये हो जाएगा 9, इसका इससे इंटू करेंगे तो आएगा 0.64। ठीक है, इंटू 10 की पावर -25। ठीक है, फिर 9 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर -26, ये पॉइंट हटा के यहाँ लगा दिया तो -26 आएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसका इससे गुणा कर सकते हैं, 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 6 54 हिंदी में, और 9 चौक 36, 3.6, तो ये आएगा 57.6 इंटू 10 की पावर -26 न्यूटन। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल इसलिए लिया कि बोर्ड में इस तरह के सिंपल सिंपल कई बार न्यूमेरिकल आता है ना, तो वो कूलम बल के साथ इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तो देखिएगा, कोई भी आवेश हो, चाहे आवेशों का वितरण हो, उसके चारों तरफ एक काल्पनिक क्षेत्र लेते हैं हम। कोई भी आवेश हो, चाहे इसकी जगह आवेश वितरण, मतलब समझ गए ना, रेखीय आवेश वितरण हो, चाहे पृष्ठ आवेश वितरण हो, इस तरह से। ठीक है, तो उसके चारों ओर एक काल्पनिक क्षेत्र लेंगे, जिसमें हम किसी अन्य आवेश को रखें तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। कोई भी आवेश हो, आवेशों का समूह हो, आवेश वितरण हो, उसके चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर यदि वो बल का अनुभव करे तो वो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है बच्चों,
अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट क्यू ओ टेंड्स टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। इसका मान बहुत ही कम होता है, लगभग 0 के बराबर होता है। तो प्योर परिभाषा जब होती है तो उसमें ऐसे लिखा जाता है लिमिट क्यू ओ टेंड्स टू 0। ओ का मतलब ऑब्जर्वेशन चार्ज, परीक्षण आवेश। इस आवेश के कारण यहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, इसको ज्ञात करने के लिए हमने इस आवेश को रखा है, और इसका मान बहुत ही अल्प होता है, इसको परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो इस आवेश पर कितना बल लगा बटा इस आवेश का मान जो आएगा उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। परिभाषा में हम ये कह सकते हैं इसका मान +1 हो तो E बराबर F हो जाएगा। तो लिखने में अपन ऐसे लिखते हैं एकांक धनावेश, +1 का मतलब क्या हुआ बच्चों, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल जो होता है उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब अपने को इसका मात्रक निकालना है बच्चों। तो मात्रक अपन लिख सकते हैं बल का न्यूटन और आवेश का कूलाम। यदि हमको विमीय सूत्र निकालना है तो न्यूटन का होता है m1 L1 T-2, कूलाम होता है आवेश। आवेश के बारे में यदि आपको नहीं पता हो तो मैं अलग से आपको बता देता हूँ। आवेश बराबर होता है बच्चों धारा इंटू समय। धारा का होता है एम्पियर और समय का मतलब टाइम, तो इसका विमीय सूत्र होता है A1T1। ठीक है बच्चों, न्यूटन का m1 L1 T-2 और कूलाम मतलब आवेश, आवेश का होता है A1T1। सॉल्व करेंगे, m1 L1 T ऊपर जाएगा तो -2 तो पहले से ही है, एक और ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और A-1। तो इस तरह से इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, इसका मात्रक निकाल सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है और ये इसकी परिभाषा है। अब अपने को यहाँ बोला गया विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तो मात्रक निकाल दिया, विमीय सूत्र लिख दिया अपन ने, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दी है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दी अपने को देनी है, जैसा मैंने पहले बोला, किसी आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह बल का अनुभव करे तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिखा हुआ विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, तो हमने ये परिभाषा लिख दी। फिर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो विद्युत क्षेत्र तो एक क्षेत्र है, तो उसका जो प्रभाव होगा वो किससे नापेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। मतलब गणितीय रूप में विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हो गई, और ये मात्रक और ये विमीय सूत्र हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं इस तरह का। ये कोई पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, हम समरूप विद्युत क्षेत्र भी मान सकते हैं। तो इस तरह से ये समरूप विद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर ये पृष्ठ रखा हुआ है, और पृष्ठ के तल के लंबवत ये क्या है, सदिश क्षेत्रफल। जैसे पृष्ठ यूं रखा हुआ है तो सदिश क्षेत्रफल इसके तल के लंबवत यूं होगा। तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, और ये विद्युत क्षेत्र हो गया, और ये इनके बीच का कोण थीटा हो गया। तो विद्युत फ्लक्स को अपन गणितीय रूप में ऐसे लिखते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए। तो हम परिभाषा में ये काम में ले सकते हैं, ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ध्यान रखना वेक्टर लगाना है, डॉट की जगह डॉट लिखना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो वेक्टर हट जाएंगे, डॉट भी हट जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों,
ई का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन कूलम, जैसा अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। तो इस तरह से फ्लक्स का मात्रक निकाल सकते हैं, न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। इसका एक मात्रक और भी होता है बच्चों, ई का मात्रक होता है वोल्ट अपॉन मीटर। सेकंड चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक फॉर्मूला आता है, ई इक्वल टू डीवी बाई डी आर। डीवी का मतलब होता है विभवांतर, मतलब वोल्ट में। डी आर का मतलब होता है दूरी, मीटर में। तो ई का एक मात्रक और होता है इसकी जगह, वोल्ट अपॉन मीटर इनटू एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, और cos थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मात्रक आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। तो इस तरह से इसका मात्रक ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की। तो ये न्यूटन का विमीय सूत्र m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर, तो ये लंबाई का स्क्वायर। कूलम का भी बताया था, A1 T1। सॉल्व करेंगे बच्चों, m1 L⁻², और L⁻1 मिलाएंगे तो क्या होगा, L⁻3। t की पावर ऊपर जाएगी, -2 है, एक और ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। a ऊपर जाएगा बच्चों, a-1। तो इस तरह से ये इसका विमीय सूत्र हो गया, ये इसका मात्रक हो गया। अब हम देते हैं परिभाषा। जब भी विद्युत क्षेत्र के अंदर हम किसी भी पृष्ठ को रखते हैं तो उसमें से जो विद्युत क्षेत्र रेखा है उसमें से गुजरती है, उनकी जो मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो परिभाषा में ऐसे लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखने पर उससे अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की मात्रा को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आगे और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यह अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखने पर उससे, रखने पर ऐसे लिख सकते हैं, रखने पर उससे अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की मात्रा विद्युत फ्लक्स कहलाती है, और यह एक अदिश राशि है। ठीक है, इसमें संख्या नहीं लिखते हैं, मात्रा लिखते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बहुत अधिक होती है, तो उस समय संख्या शब्द नहीं काम में लेके मात्रा शब्द काम में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मात्रा लिखना एक। तो दूसरा इसमें ये ध्यान रखना, अभिलंबवत, क्योंकि पृष्ठ जब एकदम यूं होता है तो इससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की मात्रा सर्वाधिक होती है, मतलब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होता है, उस समय इसमें अधिकतम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, इसलिए परिभाषा में अभिलंबवत शब्द काम में लिया जाता है। यदि आपने पृष्ठ को यूं कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो तल है और विद्युत क्षेत्र की दिशा है दोनों समांतर हो जाएंगे, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा और फ्लक्स 0 हो जाएगा। मतलब पृष्ठ को यूं रखेंगे तो इसमें से एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा है इसमें से गुजरेगी नहीं, केवल इसके पास से गुजर जाएगी, तो इसलिए अभिलंबवत शब्द काम में लिया जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखने पर उससे अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की मात्रा विद्युत फ्लक्स कहलाती है, और यह एक अदिश राशि है। इसका फॉर्मूला E cos थीटा, ई न्यूटन अपॉन कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, cos थीटा कोई यूनिट नहीं होता इसलिए 1 लिख दिया, या ई का यूनिट होता है डीवी अपॉन डी आर से, वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, और cos थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, मीटर से मीटर कट जाएगा, ये आएगा वोल्ट इंटू मीटर। फिर विमीय सूत्र निकाल दिया, न्यूटन का पता ही होता है हमको, m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर का L2, और कूलम मतलब आवेश का बताया था A1 T1। m1 2 और 1 मिलके हो जाएगा 3, T-2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, A ऊपर जाएगा तो A-1। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुणधर्म लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे तो 7-8 गुणधर्म पढ़ाते हैं थ्योरी के अंदर, लेकिन मोस्टली बोर्ड में 2 गुणधर्म पूछे जाते हैं, कभी कभी 3 गुणधर्म भी पूछ लेते हैं, और उसमें भी कई बार एक ऐसे गुणधर्म भी होते हैं जिनको अलग से पूछा जाता है, तो वो मैं 3 गुणधर्मों के साथ ले लूंगा। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती नहीं है, क्यों?
ठीक है, तो उस गुणधर्म के अंदर अपन ले लेंगे कि क्यों नहीं काटती है, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं बनती है, विद्युत क्षेत्र की दिशाएं दो प्राप्त होती है, जो संभव नहीं है। तो वो गुणधर्म के अंदर ही ले लेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला गुणधर्म, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती हुई तथा ऋणावेश में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपन बनाए, प्लस और माइनस दोनों को रखे, तो प्लस से निकलकर माइनस में जाती है। इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, प्लस से निकलती हुई और माइनस में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है, पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म, विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती नहीं है। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि क्यों नहीं काटती है, तो फिर हम लिखेंगे क्योंकि उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशाएं प्राप्त होती है। जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। ठीक है, समझाना हो तो समझा भी सकते हैं। एक विद्युत क्षेत्र रेखा और ये मान लो दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा है, दोनों एक जगह काट रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी स्पर्श रेखा बनाएंगे और यहाँ पर भी स्पर्श रेखा बनाएंगे। यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी और यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की रेखा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा होती क्या है, यदि अपन किसी धनावेश को यहाँ रखे तो क्या वो इस दिशा में भी जाएगा और इस दिशा में भी जाएगा? ऐसा कैसे संभव है? एक ही धनावेश दो अलग अलग दिशाओं में कैसे जा सकता है? इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। समझ में आई बात? ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा थी और ये दूसरी थी। अपन ने माना कि मान लो काटती है, तो उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होगी, जो संभव नहीं है। तो वास्तव में क्या होता है कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास आती है और काटने वाली होती है, तो वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाती है प्रतिकर्षण के कारण। तो जब विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह की होगी और पास पास आएगी, तो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएगी। मतलब ये सही डायग्राम है और ये गलत डायग्राम है। ठीक है बच्चों, अब मान लो अपन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे, दोनों के लिए स्पर्श रेखा बनाएंगे, तो एक ही दिशा आएगी। ठीक है, तो ये दो गुणधर्म हो गए बच्चों। एक गुणधर्म और बता देते हैं, कोई भी सिंपल ले सकते हैं हम। समांतर व समदूरस्थ विद्युत क्षेत्र रेखाएं समरूप विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। समांतर व समदूरस्थ विद्युत क्षेत्र रेखाएं समरूप विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। समरूप विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये तीन गुणधर्म हो गए। और भी बहुत सारे गुणधर्म है। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहाँ पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक, तथा जहाँ दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। जब समान प्रकृति के आवेशों को पास में रखा जाता है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षण के कारण दूर दूर हटने का प्रयास करती है, जो आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण को दर्शाती है। जब विपरीत प्रकृति के आवेशों को पास में रखा जाता है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सिकुड़ने का प्रयास करती है। इसका मतलब उनके मध्य आकर्षण होता है। आवेशित पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? अभिलंबित होती है। तो इस तरह से 7-8 गुणधर्म होते हैं, लेकिन हम बोर्ड में जो पूछे जाते हैं उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। अभी जितना छोटा या कम जो हमारे पास टाइम है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों,
गॉस के नियम का कथन कीजिए तथा इसकी सहायता से अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो बोर्ड में बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 99.99 या 100% गॉस के नियम का कथन आता है और उसकी कोई ना कोई एक एप्लीकेशन आती है। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम गॉस के नियम का कथन लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेशों के बीजगणितीय योग तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत फ्लक्स को ऐसे लिखेंगे ई डॉट डी एस, वेक्टर वगैरह का ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट लिखना अच्छी तरह से, समाकलन और ये साइन लिखना है। ये किसका साइन है? बंद पृष्ठ का। इक्वल टू सिग्मा क्यू मतलब परिबद्ध आवेशों का बीजगणितीय योग इंटू 1/ε0। चाहे तो हम चित्र भी बना सकते हैं इस तरह का। ये पृष्ठ है और इसके अंदर आवेश है, इन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र पैदा होगा, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर ये पृष्ठ रखा हुआ है। तो इस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेशों के बीजगणितीय योग तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू क्या है? इसमें जितने भी आवेश होंगे उन सबका बीजगणितीय योग है। जैसे मान लो इसके अंदर दो द्विध्रुव रख दिए तो द्विध्रुव में क्या होता है? एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो कुल आवेश जीरो होता है। दो रखेंगे तो भी जीरो होगा, तो इससे संबंधित फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि परिबद्ध आवेश जीरो हो जाएगा। ठीक है। और कुल आवेश पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, मतलब बाहर निकलेगा, निर्गत फ्लक्स पॉजिटिव होता है। कुल आवेश नेगेटिव होगा तो इनकमिंग होगा, मतलब निवेशी होगा, प्रवेशित फ्लक्स होगा। कुल आवेश नेगेटिव होगा तो कुल आवेश जीरो होगा तो फ्लक्स जीरो होगा। अच्छा, इसके अंदर जो ये फ्लक्स है इसको अपन फाई भी लिख सकते हैं। इसका जो मान है वो केवल किस पे डिपेंड करता है? इसके अंदर जो आवेश है उन पे डिपेंड करता है। इसके बाहर कोई भी आवेश रख दिया, जैसे कुछ Q2 रख दिया, मान लो Q3 रख दिया, कोई और आवेश रख दिया, तो इससे निकलने वाला ये जो फ्लक्स है, इससे संबंधित जो फ्लक्स है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल इस आवेश पर डिपेंड करेगा। कंपटीशन में ये भी पूछा जाता है कि ई किस पे डिपेंड करेगा? केवल अंदर वाले आवेशों के कारण होगा या बाहर वाले आवेशों के कारण? तो ई जो होता है उसमें अंदर वाले आवेश और बाहर वाले आवेश दोनों का प्रभाव आता है। ठीक है। और फ्लक्स की बात करेंगे तो केवल अंदर वाले आवेश आते हैं। ठीक है। अब कैसे होता है ये अभी अपने पास इतना समय नहीं है कि हम इसको डिस्कस करें, लेकिन ये ध्यान रखना अभी कि ई का जो मान होता है वो बाहर वाले आवेश और अंदर वाले दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन जो फ्लक्स है वो केवल अंदर वाले आवेशों पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात, ये जो नियम अपन लगाते हैं, ये जो बंद पथ लिया है, इससे इतना जो फ्लक्स निकल रहा है वो इसके आकार या आकृति पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो आपने इसकी साइज बहुत बड़ी कर ली और परिबद्ध आवेश वही है तो फ्लक्स भी वही रहेगा। समझ में आई बात? इसकी आकृति गोलाकार है, बेलनाकार है, चाहे कोई और आकृति है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो ये था गॉस के नियम का कथन। अब आगे हम इसकी सहायता से अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे रेखीय आवेश वितरण का। इस तरह से ये रेखीय आवेश वितरण है, कोई चालक मान लिया बेलनाकार और उस पर इस तरह से आवेश है, उसकी लंबाई के अनुदिश वितरित है। ठीक है बच्चों। फिर हम इसमें लिख देंगे माना कि रेखीय
आवेश घनत्व लैम्डा है। इसका मतलब होता है एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है, क्योंकि इसकी लंबाई को अनंत माना गया है, तो कुल आवेश तो हम लिख नहीं सकते। ठीक है, तो एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है। इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश वितरण के लंबवत प्राप्त होती है। गॉस का नियम लगाकर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दिशा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अपन यहाँ से r दूरी पर कोई भी बिंदु ले लिया, इस पर हमको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो अल्पांश लेते हैं, एक ये अल्पांश और ये दूसरा अल्पांश, जो समान लंबाई के हैं और इस बिंदु से समान दूरी पर है, तो इन पर आवेश भी समान होगा, इनका व्यवहार बिंदुवत आवेश की तरह होगा। इनको हमने धनावेश माना है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र धनावेश से दूर होता है और डी मान लिया, तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र धनावेश से दूर परिमाण में डी होगा। यदि इसको हम घटकों में वियोजित करें तो इसके डी कॉस थीटा घटक और इसका भी डी कॉस थीटा घटक समान दिशा में होंगे, जुड़ेंगे और परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में उत्पन्न करेंगे, जो आवेश वितरण के लंबवत है। और इसके जो साइन घटक है, डी साइन थीटा और डी साइन थीटा, ये बराबर और विपरीत है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये डी है, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, दूसरा साइन थीटा, ये डी है, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये बराबर और विपरीत है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये जुड़ेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में पैदा करेंगे। तो इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश वितरण के लंबवत प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम गॉस के नियम से परिमाण निकालेंगे। तो परिमाण निकालने के लिए हम वापस चित्र बनाएंगे बच्चों। तो ये बना दिया हमने, रेखीय आवेश वितरण, इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है गॉस के नियम से। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों, गॉसियन पृष्ठ। तो इस तरह से आवेश को चारों तरफ से सममित रूप से घेरता हुआ और उस बिंदु से गुजरता हुआ गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, जो बेलनाकार बनेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके तीन अलग अलग पृष्ठों पर अल्पांश लेंगे। इस पृष्ठ को हमने मान लिया S1, तो इसका अल्पांश हो गया DS1, जिसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर। दूसरा पृष्ठ अपन ने मान लिया बच्चों S2, इसका सदिश क्षेत्रफल अल्पांश का DS2, जो इसके पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। तीसरा ये जो वक्राकार पृष्ठ है, इसके पृष्ठ पर अल्पांश लेंगे, उसको हमने मान लिया DS3, इस पृष्ठ को बोल दिया S3। ठीक है, तो ये इसके अल्पांश की दिशा। अब विद्युत क्षेत्र यहाँ पर भी इस दिशा में होगा, यहाँ पर भी इस दिशा में होगा और यहाँ पर भी इस दिशा में होगा, क्योंकि अभी हमने निकाली है विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश वितरण के लंबवत होती है। ठीक है बच्चों, अब हम लगाएंगे गॉस का नियम, E डॉट ds इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम तीन भागों में बांटेंगे, E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 प्लस E डॉट ds3 इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पृष्ठ S1 के लिए, ये S2 के लिए और ये S3 के लिए। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना लिखने में, जहाँ डॉट लगाना वहाँ डॉट, जहाँ वेक्टर है वहाँ वेक्टर, जहाँ डॉट है वहाँ डॉट, वेक्टर, सब ध्यान रखना है, अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है, तभी बोर्ड में पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे चूंकि E और DS1 एक दूसरे के लंबवत है, E और DS2 भी एक दूसरे के लंबवत है, अतः E डॉट DS1 इक्वल टू E डॉट DS2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि जब भी कोई दो चीजें लंबवत होती है, दो सदिश लंबवत होते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, E और DS3 दोनों सेम दिशा में है, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा E डॉट DS3 इक्वल टू E DS3 cos थीटा cos 0 आएगा।
cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा EDS3। अतः तो गॉस का नियम हम लिख रहे थे, तो E.DS1 0 हो गया, E.DS2 0 हो गया, और E.DS3 EDS3 हो गया, इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन पृष्ठ सममित होता है, इसलिए उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होता है, नियत होता है, इसलिए उसको समाकलन से बाहर ले सकते हैं। तो ई को समाकलन से बाहर ले लेंगे बच्चों, ये हो गया S3। अब ये DS3 किसका एरिया है? इस पृष्ठ का, ये जो वक्राकार पृष्ठ है जिसका प्रत्येक बिंदु आवेश वितरण से समान दूरी पर है, चाहे इधर लेंगे तो भी आवेश से समान दूरी पर होंगे बिंदु, तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई का परिमाण समान होगा। ठीक है बच्चों, तो DS3 इसका अल्पांश है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? R, तो इसकी परिधि हो जाएगी 2πr, और इसकी लंबाई अपन मान लेते हैं L, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2πr इंटू एल। तो हम क्या लिखेंगे? 2πr इंटू एल। यहाँ पर DS3 अल्पांश है, इसका समाकलन मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल S3 का 2πr इंटू एल इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू क्या है? पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। तो रेखीय आवेश वितरण में लैम्डा क्या है? एकांक लंबाई पर आवेश। पृष्ठ की लंबाई अपन ने कितनी मानी है? L, तो L लंबाई के अंदर कितना आवेश आएगा? लैम्डा इंटू एल। पृष्ठ के अंदर जो आवेश आ जाएगा, वापस देखें अपन, पृष्ठ के अंदर जो ये वाला आवेश आएगा, ये वाला, ये कितना आएगा? एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है, और इसकी लंबाई कितनी है? L, तो लैम्डा इंटू एल, इसके अंदर जो आवेश आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिग्मा क्यू की जगह हम लिख देंगे लैम्डा इंटू एल। एल से एल कट जाएगा, इस तरह से हमारे पास आएगा E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πr नीचे आ जाएगा इंटू एप्सिलॉन नॉट। दो का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 4πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, 1/4 एप्सिलॉन नॉट को हम k लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r। इस तरह से हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r, सदिश रूप में लिखें तो r कैप। इस तरह से अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र गॉस के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनंत विस्तार की आवेशित परत के कारण गॉस के नियम से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक स्थापित कीजिए तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में परिवर्तन वक्र बनाइए। तो ये भी गॉस के नियम का ही अनुप्रयोग है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? अनंत विस्तार की आवेशित परत बनाएंगे बच्चों। अब इससे r दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी भी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस आवेश वितरण के लंबवत ही होती है। यदि हम निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, एक अल्पांश इधर लिया, एक अल्पांश इधर लिया, समान दूरी पर। इसके कारण विद्युत क्षेत्र और इसके कारण विद्युत क्षेत्र परिमाण में बराबर होंगे। ठीक है, घटकों में वियोजित करेंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आएगा। ठीक है बच्चों, घटक ले सकते हैं, जैसे अपन रेखीय आवेश वितरण के अंदर घटक लिए। ठीक है, इधर घटक आ जाएगा DE cos थीटा, इसका भी इधर क्या आएगा? DE cos थीटा। इधर वाले घटक क्या आएंगे बच्चों? DE sin थीटा, ये भी क्या आएगा? DE sin थीटा। ठीक है ना, तो इसकी भी दिशा क्या आएगी? आवेश वितरण के लंबवत प्राप्त होती है। ठीक है, अब गॉस का नियम लगाएंगे और परिमाण निकालेंगे। तो परिमाण निकालने के लिए हम गॉस का नियम यूज में लेंगे, उसके लिए वापस चित्र बनाना पड़ेगा हमारे को। ये चित्र बनाना बोर्ड में जरूरी नहीं है क्योंकि दिशा हमसे नहीं पूछी है, फिर भी मैंने आपको समझाने के हिसाब से बताया कि आवेश वितरण है और इस पे एक अल्पांश, ये दूसरा अल्पांश, इसके कारण विद्युत क्षेत्र, इसके कारण विद्युत क्षेत्र, घटकों में वियोजित करेंगे, ये घटक जुड़ेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र इधर आएगा और ये घटक कैंसिल हो जाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो आवेश वितरण के लंबवत प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, तो इसलिए दिशा जरूरी है, नहीं तो उसके बिना तो हम डेरिवेशन नहीं कर सकते। लेकिन बोर्ड में यदि नहीं पूछते हैं कि दिशा कैसे ज्ञात करनी है तो ये बनाना जरूरी नहीं है, सीधा हम ये बनाएंगे और गॉस का नियम लगाएंगे।
इस तरह से गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। ये गॉसियन पृष्ठ है। r दूरी पर अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस बिंदु से गुजरता हुआ इस आवेश वितरण को सममित रूप से घेरता हुआ इस तरह का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे जो इस परत के आर पार है। ठीक है बच्चों, इसके भी 3 भाग हैं। इसको मान लिया DS1, इसको मान लिया DS2 और इस वाले को मान लिया DS3। 3 पृष्ठ है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये वाला वक्राकार हो गया। अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इधर ही आएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इधर आएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर आएगी। धनावेश है ना, धनावेश से दूर उधर, धनावेश से दूर इधर, और इधर निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये आएगी। एक पृष्ठ को हमने बोल दिया S1, एक को हमने बोल दिया S2 और एक इस पूरे वक्राकार पृष्ठ को क्या बोल दिया बच्चों, S3। ठीक है, और जैसे अभी हमने गॉस का नियम लगाया उसमें वैसे के वैसे लगाएंगे गॉस का नियम। E डॉट ds सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर वैसे के वैसे 3 टुकड़े करेंगे हम। E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 प्लस E डॉट ds3 इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये S1 के लिए हो गया बच्चों, ये S2 के लिए हो गया और ये S3 के लिए हो गया। इसके अंदर सीधा भी लिख सकते हैं E ds1 cos 0, E ds2 cos 0, E ds3 cos 90 सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 1 हो जाएगा तो ये बचेगा E ds1, ये बचेगा E ds2 और ये cos 90 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन पृष्ठ सममित होता है इसलिए E का मान हमेशा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान रहता है, इसलिए E को समाकलन से बाहर ले सकते हैं। S1 के लिए भी बाहर ले सकते हैं और S2 के लिए भी बाहर ले सकते हैं, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने जो बेलनाकार पृष्ठ लिया है ये वाला, ये वाला, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमने ए मान लिया, कैपिटल ए, तो इसका भी टोटल एरिया ए हो जाएगा, इसका भी टोटल एरिया ए हो जाएगा और परिबद्ध आवेश निकालेंगे उसके लिए भी एरिया ए आ जाएगा। और इसके लिए अपन लिख देंगे सिग्मा, सिग्मा को बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। थ्योरी लिख सकते हैं, चित्रानुसार अनंत विस्तार की एक आवेशित परत है, इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ हम बनाते हैं, जिसके लिए गॉस के नियम से। ठीक है, तो मेन चीज तो डायग्राम है और इसका डेरिवेशन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, तो इस तरह से ई, इसका पूरा एरिया हो जाएगा ए, इसका भी पूरा एरिया हो जाएगा ए और परिबद्ध आवेश में भी आ जाएगा सिग्मा इंटू ए। ये पृष्ठ आवेश घनत्व है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश है और अपन ने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना माना है, ए, तो S1 का भी पूरा एरिया ए हो जाएगा, S2 का भी ए हो जाएगा और परिबद्ध आवेश के लिए भी सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट जाएगा, भाग देंगे 2 का तो ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लिख देंगे E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। आर कैप भी लिख सकते हैं और एन कैप भी लिख सकते हैं। ठीक है, आवेश वितरण के लंबवत एकांक सदिश, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो आवेश वितरण के लंबवत होती है, तो इसलिए उसके लंबवत एकांक सदिश मान लिया जो इसकी दिशा को बताता है। क्योंकि इसमें आर है नहीं, ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए आर कैप लिखें चाहे नहीं लिखें, सीधा एन कैप भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर क्या पूछा गया था कि दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन वक्र बनाइए, तो विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ परिवर्तित नहीं होता है, कांस्टेंट है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई और आर में वक्र बनाएंगे
तो इस तरह का वक्र आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी आवेशित कुचालक गोले के कारण पृष्ठ के बाहर, भीतर व पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए। दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन वक्र बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अचालक गोला बनाते हैं। अचालक गोले को हम आवेश देंगे जो इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित होता है। ठीक है बच्चों, आर त्रिज्या का हमने एक कुचालक या अचालक या विद्युत रोधी गोला मान लिया, जिसको हमने कितना आवेश दिया बच्चों, आवेश Q दिया हमने। ठीक है, अब इसके कारण अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। सबसे पहले गोले के बाहर स्थित बिंदु पर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर दूरी है केंद्र से बिंदु की, जो कैपिटल आर से ज्यादा होगी मतलब बिंदु बाहर होगा। तो बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इस बिंदु से गुजरता हुआ गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे जो इस आवेश को समान रूप से परिबद्ध करता है। ठीक है बच्चों, फिर इस गॉसियन पृष्ठ के ऊपर एक अल्पांश लेंगे। उस अल्पांश का सदिश क्षेत्रफल ds इसके पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। चूंकि ये धनावेश है तो इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर होगी। ठीक है बच्चों, अब हम लगाएंगे गॉस का नियम, E डॉट डी एस इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको एक बार रफ कर देता हूं मैं। ऊपर अपन लिख सकते हैं बाहर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, गॉस का नियम लगा दिया। फिर जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे सिस्टम से लिखना है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई पार्ट वार्ट करने की जरूरत नहीं है, एक ही भाग है ये पूरा। तो इसमें ये बंद पृष्ठ रहेगा, इसको लिखेंगे ई डी एस कॉस 0, क्योंकि इन दोनों की दिशा सेम है, इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या होता है, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, तो पूरा का पूरा आवेश परिबद्ध है तो हम इसकी जगह क्यू लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ई जो है वो समाकलन से बाहर आएगा क्योंकि गॉसियन पृष्ठ सममित होता है और cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर ds अल्पांश का क्षेत्रफल है, पूरे बंद पृष्ठ का मतलब गोले का क्षेत्रफल कितना आएगा बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर से भाग दे देंगे तो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख देंगे के, इज इक्वल टू आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। फिर दूसरा बिंदु लेंगे पृष्ठ पर, कहाँ लेंगे बच्चों, पृष्ठ पर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं के क्यू, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको चेंज भी कर सकते हैं, के की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसा कि अपन ने पढ़ा था सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, कुल आवेश बटा गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर की जगह, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर की जगह हम सिग्मा भी लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट लेंगे हम भीतर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, चित्र वापस बनाते हैं बच्चों। बिंदु गोले के भीतर है, स्मॉल आर जो दूरी है केंद्र से वो लेस देन कैपिटल आर होगी। इस बिंदु से गुजरता हुआ गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। इस गॉसियन पृष्ठ के ऊपर हम अल्पांश लेंगे, इसकी दिशा भी पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर आएगी और जो विद्युत क्षेत्र होगा वो केवल इस आवेश के कारण होगा जो इस पृष्ठ के अंदर परिबद्ध हो रहा है। दूसरा जो रिमेनिंग गोले पर आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। गॉस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र केवल परिबद्ध आवेश के कारण होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अल्पांश है, ये इसकी दिशा है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ds की दिशा में आएगी क्योंकि धनावेश है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा दूर की ओर होता है। ठीक है, इसमें भी वापस हम गॉस का नियम लगाएंगे, E डॉट डी एस इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सेम ही आएगी, इसमें भी E डॉट डी एस को लिखेंगे E डी एस
कॉस थीटा, कॉस 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों की दिशा सेम है। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन पृष्ठ सममित होता है, इसलिए ई का मान पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, इसलिए वो समाकलन से बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, पीछे क्या बचेगा बच्चों, ds cos 0 की वैल्यू 1 लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds किसका क्षेत्रफल है, अल्पांश का। समाकलन बंद पृष्ठ का मतलब पूरे बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कितना आ जाएगा बच्चों, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ तक तो सेम वही है जो हमने गोले के बाहर स्थित बिंदु के लिए निकाला था, सेम का सेम इस तरह का डेरिवेशन किया था बच्चों हमने। लेकिन इसमें खास बात क्या है, सिग्मा क्यू, क्योंकि इस पृष्ठ के अंदर पूरा का पूरा आवेश परिबद्ध नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिग्मा क्यू निकालेंगे। कैसे निकालोगे, कुल आवेश बटा कुल आयतन। गोले पर कुल आवेश कितना है, क्यू था, और इस पूरे गोले का आयतन कितना है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। हमको क्या निकालना है, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, मतलब इस गोले के आयतन से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। कुल आवेश बटा कुल आयतन, एक तरह से आयतन आवेश घनत्व हो गया, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश हो गया। हमको ये आवेश निकालना है, तो हम इसके आयतन से गुणा करेंगे, 4 3 पाई कट जाएंगे बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों, कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये सिग्मा क्यू आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दें, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड में था, सिग्मा क्यू की जगह लिखेंगे कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब अपॉन नीचे क्या था बच्चों, एप्सिलॉन नॉट। ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब कट जाएगा, एक आर बच जाएगा, ठीक है बच्चों। 4 पाई से हम डिवाइड कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ऊपर क्या बचेगा, कैपिटल क्यू स्मॉल आर। 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे बच्चों, के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। इस तरह से गोले के भीतर स्थित बिंदु पर ई का सूत्र आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ई प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट, गोले की त्रिज्या कांस्टेंट, इसका मतलब ई किस पे डिपेंड करेगा, स्मॉल आर पर। स्मॉल आर क्या है, केंद्र से दूरी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे ई का मान भी बढ़ेगा। तो इस तरह से ये डेरिवेशन हो गया। अब हम बनाएंगे वक्र। तो वक्र कैसे बनाएंगे बच्चों, ध्यान दें, वाई अक्ष पर क्या ले लेंगे, विद्युत क्षेत्र, एक्स अक्ष पर क्या ले लेंगे, दूरी। शुरुआत कहाँ से करेंगे, केंद्र से, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचेंगे, पृष्ठ पर, फिर बाहर आएंगे तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, अंदर जाएंगे तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो केंद्र से लगाकर पृष्ठ तक ई प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों, स्मॉल आर। इसका मतलब स्मॉल आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई भी बढ़ेगा, तो ई और आर में ग्राफ कैसा आएगा, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन आएगी बच्चों, ठीक है। पृष्ठ पर जाते ही ई का मान कितना हो जाएगा बच्चों, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर बाहर आएंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि बाहर आते ही फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जैसे जैसे आर बढ़ेगी वैसे वैसे ई का मान घटेगा, इस ग्राफ को बोलते हैं अति परवलय। ये हो गई सरल रेखा। इस तरह से दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र किस तरह से परिवर्तित होता है उसका हमने वक्र बनाया, जैसा हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था वही चीज हमने बनाई है, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत द्विध्रुव व द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष व निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र के व्यंजक स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन 100% बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछी जाए, चाहे उसके कारण अक्ष या निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र पूछा जाए, या विद्युत द्विध्रुव पर बल और बलाघूर्ण पूछा जाए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्य अल्प दूरी पर रखा जाए तो बनने वाला निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है।
ये केमिस्ट्री में भी आता है ऐसे तो, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यल्प दूरी पर रखा जाए तो बनने वाला निकाय सिस्टम विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। जैसे एक आवेश हो गया प्लस क्यू, दूसरा हो गया माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी बहुत कम हो, ऐसे हम जनरली इसको सेंटर पॉइंट मानते हैं, और दूरी अपन ए और ए क्या लेते हैं, 2a। ठीक है, तो ये विद्युत द्विध्रुव है। एग्जाम्पल लें अपन, तो एग्जाम्पल जैसे HCl, H प्लस और Cl नेगेटिव, Na प्लस और Cl नेगेटिव, तो इस तरह से द्विध्रुव के एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है द्विध्रुव आघूर्ण। ये तो होगी द्विध्रुव की परिभाषा। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। आवेशों का परिमाण, ये जो दो भी आवेश है प्लस क्यू और माइनस क्यू, उनमें से दोनों में से किसी एक का परिमाण लेना है, तो लिखने में ऐसे ही बोलते हैं, आवेशों का परिमाण व उनके मध्य की दूरी का गुणनफल। आवेशों का परिमाण और उनके मध्य की दूरी जो 2a लिखी है, तो 2a का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। आवेशों का परिमाण व उनके मध्य की दूरी का गुणनफल, यह सदिश राशि है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, सदिश राशि है। अब फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इसकी दिशा अलग अलग होती है। केमिस्ट्री वाले इसकी दिशा इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से बताते हैं, बंद के इलेक्ट्रॉन जिस तरफ खिसक जाते हैं वही द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। इलेक्ट्रॉन किधर खिसक जाता है, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इस तरह से वो दिशा बताते हैं। उल्टी फिजिक्स की दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। ध्यान रखना बच्चों, केमिस्ट्री से कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। ठीक है बच्चों, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू आवेशों का परिमाण इंटू उनके बीच की दूरी का गुणनफल। यहाँ पर ये जो दूरी होती है बच्चों, वो सदिश दूरी है, क्योंकि आवेश अदिश राशि है, तो इस पे तो हम सदिश लगा नहीं सकते, जबकि द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, तो यहाँ इस दूरी को सदिश दूरी बोला जाता है। जो इसकी दिशा है वही द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, और वो दिशा होती है बच्चों माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है। केमिस्ट्री में अलग मामला है, केमिस्ट्री वाले तो ऐसे करते हैं BF3। अब इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर खिसक जाएंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर हो गई, इलेक्ट्रॉन इधर खिसक जाएंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर हो गई, इधर खिसक जाएंगे इधर हो गई। ठीक है, और उनके हिसाब से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो दिशा होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन फिजिक्स में दिशा हमेशा किधर ली जाती है बच्चों, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये फिजिक्स के हिसाब से ही गलत है। ठीक है, तो ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2a। इसका मात्रक भी जरूरत हो तो लिख सकते हैं, Q का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मीटर। विमी सूत्र भी जरूरत हो तो लिख सकते हैं, मीटर का होता है L, कूलाम का मैंने पहले बताया था आपको, आवेश इंटू समय। आवेश का आवेश बराबर धारा इंटू समय, धारा का एम्पियर और समय का T, A1 T1। ठीक है बच्चों, तो कूलाम मतलब आवेश, आवेश बराबर धारा इंटू समय, धारा का एम्पियर, समय का T, तो A1 T1। ये तो हो गया कूलाम का आवेश का, और मीटर का हो गया L। कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं LTA, याद रखने के लिए, लता, LTA। ठीक है, तो ये है द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, तो उससे पहले हमें वापस बैक आना पड़ेगा और एक पेज और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको डेरिवेशन करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कहाँ पर बच्चों, अक्ष पर। ठीक है, सबसे पहले अपन चित्र बनाएंगे। चित्र को आसानी से कैसे याद रखते हैं, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये सेंटर पॉइंट, ये दूरी ए, ये दूरी ए, ये क्या हो गया इसका अक्ष। यहाँ से r दूरी पर एक हमने क्या ले लिया, बिंदु। ठीक है, तो ये अक्षीय स्थिति हो गई। यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, r माइनस ए। यहाँ से दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, r प्लस ए। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, दूर, ई पॉजिटिव। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, उसकी तरफ, ई नेगेटिव। ये बिंदु प्लस क्यू के पास में है, तो इसका परिमाण ज्यादा होगा, इसका परिमाण कम होगा, तो इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्यादा परिमाण वाले की दिशा में आएगा।
और क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। ये पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र है और ये माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र है। पॉजिटिव के कारण दिशा दूर, माइनस क्यू के कारण उसकी तरफ। ये परिमाण में ज्यादा होगा, ये परिमाण में कम होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो परिणामी दिशा इस तरफ आएगी। ठीक है। अब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है बच्चों, माइनस क्यू से प्लस क्यू इधर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू इस तरफ होती है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही आ रही है। इसका मतलब अक्षीय स्थिति में जो अपन निकाल रहे हैं अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, उसकी दिशा हमेशा किधर आएगी, पी की दिशा में आएगी बच्चों। इसलिए किधर आएगी, पी की दिशा में, क्योंकि अक्षीय स्थिति में निकाल रहे हैं हम। ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, दिशा आएगी माइनस क्यू से प्लस क्यू, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। पी पी मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये दूरी हो गई आर माइनस ए, ये हो गई आर प्लस ए, और केंद्र से दूरी आर है। अब प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र ई पॉजिटिव, परिमाण लिखना है के क्यू अपॉन दूरी कितनी है आर माइनस ए। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र ई नेगेटिव इज इक्वल टू के। अब इसका परिमाण लेना है क्यू, क्योंकि परिमाण ही लिखना है, माइनस तो दिशा में आ गया है। तो के क्यू और दूरी कितनी है आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे हम। क्या आएगा, ई अक्ष इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, लसब ले लेंगे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर लसब ले लेंगे। ये इधर आ जाएगा तो यहाँ लिख देंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस ये इधर आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, के क्यू दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ऐसे अंदर आएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको खोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आगे माइनस है तो आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा। के क्यू, ये 2ar और माइनस माइनस प्लस 2ar, तो 2ar और 2ar कितना होगा बच्चों, 4ar। अपॉन नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे और सॉल्व करेंगे, 4 को लिख देंगे 2q 2a इंटू आर, क्या था के 4 था, 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया, a इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर 2k। q इंटू 2a को क्या लिख देंगे, p द्विध्रुव आघूर्ण इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और सदिश रूप में लिखें, इसके ऊपर तीर लगाएं तो यहाँ पर भी तीर आ जाएगा, क्योंकि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। ठीक है बच्चों, साइड में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। अब आगे थोड़ा और सॉल्व करें, 2kp r अपॉन, या साइड में लिख देंगे यदि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो, क्योंकि द्विध्रुव के अंदर आवेशों के मध्य की दूरी बहुत ही कम होती है, इसलिए हम r की तुलना में a को छोड़ सकते हैं। तो यदि इसको छोड़ देंगे तो पीछे ये बचेगा आर स्क्वायर ऊपर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2kp, ये r की पावर 4 हो जाएगा, एक r कट जाएगा, पीछे बचेगा r क्यूब। तो इस तरह से अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या आएगा बच्चों, 2kp अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, निरक्ष पर। चित्र बना देंगे, ए प्लस क्यू माइनस क्यू, सेंटर ए, ए दूरी आर, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, ये दूरी हो जाएगी रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। ये दूरी भी क्या होगी, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, धनावेश से दूर होता है तो ई पॉजिटिव, नेगेटिव के कारण उसकी तरफ होता है ई नेगेटिव। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, ये दोनों परिमाण में बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों आवेशों का परिमाण समान है, दूरियां भी समान है। तो क्या होगा, ई पॉजिटिव इक्वल टू ई नेगेटिव इज इक्वल टू के क्यू अपॉन जो दूरी है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट और स्क्वायर हट जाएगा, क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये दोनों परिमाण में समान है, इसलिए इनका परिणामी बीचों बीच आएगा, दोनों तरफ कोण सेम होंगे। इसका इधर वाला घटक लेंगे, आएगा बच्चों ई पॉजिटिव कॉस थीटा, इसका इधर वाला घटक लेंगे ई नेगेटिव कॉस थीटा, परिणामी इस तरफ आएगा। इसका इधर वाला घटक आएगा ई पॉजिटिव साइन थीटा, इधर वाला घटक आएगा ई नेगेटिव साइन थीटा। लेकिन ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव परिमाण में क्या है, बराबर, तो इनके घटक भी बराबर और विपरीत कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र इस तरफ आएगा। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, जबकि इसकी दिशा किधर है, इधर है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में आएगा। तो ई निरक्ष हम निकालेंगे बच्चों, क्या आएगा, ई पॉजिटिव का कॉस घटक और ई नेगेटिव का भी कॉस घटक, और दिशा क्या आएगी, पी की विपरीत दिशा में आएगी। परिमाण रख देंगे, दोनों का बराबर है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों एक जैसे हैं, डबल कर देंगे, टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे, अभी बता दूंगा डायग्राम में, आएगी ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन समांतर होती है, ये कोण बराबर होते हैं, ये परिमाण में बराबर है, तो इनका परिणामी बीचों बीच आता है, ठीक है। और ये कोण कोण बराबर होंगे, ये लाइन और ये लाइन समांतर होती है, तो ये कोण भी थीटा होगा। ये एक समकोण त्रिभुज है, कॉस थीटा लेंगे आधार बटे कर्ण, ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा बच्चों, ये आएगा ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के को अलग लिख दिया, क्यू 2a को उसके साथ लिख दिया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, रूट का मतलब पावर आधी, आधार समान घातें जुड़ेगी, एक और आधी जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3/2, क्यू इंटू 2a को क्या लिखेंगे पी, ठीक है बच्चों। फिर इसमें भी लिख सकते हैं के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, कब, जब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो, ए हो, ठीक है। तो आर स्क्वायर की तुलना में इसको छोड़ देंगे, पीछे बचेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो इस तरह से क्या आएगा, ई निरक्ष इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब, सदिश रूप में लिखेंगे बच्चों, क्या आएगा, के पी की जगह क्या लिख देंगे, माइनस पी अपॉन आर क्यूब, क्योंकि इसकी दिशा पी की विपरीत दिशा में होती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसके कारण अक्ष पर, उसके कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, ये बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल और बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों, समरूप विद्युत क्षेत्र बना दो, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या रख दो, द्विध्रुव, ये क्या हो गया प्लस क्यू, ये क्या हो गया माइनस क्यू, इस पर बल किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस क्यू पर बल किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ये इसका क्या मान लिया सेंटर पॉइंट, ये दूरी कितनी हो गई ए और ए, ठीक है बच्चों। तो बल तो आपको दिख ही रहे हैं, दोनों बल क्या है, बराबर और विपरीत है, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, जीरो, तो परिणामी बल क्या होगा, जीरो। थ्योरी में लिख देंगे, चित्रानुसार समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव स्थित है, ठीक है, जिस पर परिणामी बल शून्य होगा, क्योंकि दोनों बल बराबर और विपरीत है, ठीक है बच्चों। माइनस क्यू से प्लस क्यू किसकी दिशा होती है, पी की, पी की दिशा हो गई, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, इनके बीच का कोण क्या मान लिया, थीटा, तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा। ये त्रिभुज पूरा करेंगे, ये दूरी कितनी हो गई 2a, ये कोण कितना थीटा, ये होती है 2a cos थीटा, ये दूरी क्या होती है बच्चों 2a sin थीटा,
निकाल भी सकते हैं और डायरेक्ट याद रखो तो आपकी इच्छा। अब हमको क्या निकालना है, बलाघूर्ण। तो देखिएगा दोनों बल बराबर और विपरीत है, परिणामी बल 0 आ गया, लेकिन दोनों की क्रिया रेखा अलग है, एक इधर लग रहा है और एक यूं लग रहा है, तो दोनों मिलके क्या पैदा करेंगे, बलाघूर्ण। उसके कारण ये घूमकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब बलाघूर्ण लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है, इस कारण वो क्या पैदा करेंगे, बलाघूर्ण। कैसे निकालेंगे, जब भी दोनों बल बराबर और विपरीत हो तो किसी एक बल का परिमाण इनटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, बल इनटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी। तो यहाँ पर बल क्या हो गया, QE, लंबवत दूरी कितनी हो गई, 2a साइन थीटा। लंबवत दूरी हो गई ना, ये इसकी क्रिया रेखा, ये इसकी क्रिया रेखा, तो इनके बीच की लंबवत दूरी 2a साइन थीटा। Q इंटू 2a को क्या लिख देंगे बच्चों, PE साइन थीटा। बलाघूर्ण को किससे लिखते हैं, टॉ से, ठीक है। और PE साइन थीटा को अपन सदिश रूप में क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E। तो टॉ बराबर क्या आएगा, P क्रॉस E। तो इस तरह से ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट चैप्टर स्थिर आवेश और विद्युत क्षेत्र में थ्योरी के बोर्ड लेवल के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज आपको बता दिए गए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड से रिलेटेड होंगे और नेक्स्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, आपको लगे कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो वो कमेंट्स में आप डालें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर सकूं। और भी कोई डाउट हो इससे संबंधित, न्यूमेरिकल से संबंधित कोई भी डाउट हो या इस चैप्टर में और कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर डालें। और जितने भी आपके जानकार बच्चे हो उनको बताएं, उनको वीडियो लाइक शेयर जो भी करने के लिए बोले ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और जब वो बोर्ड का एग्जाम दे तो उनको लगे कि सर ने एक दिन के अंदर एक चैप्टर को इतना आसान तरीके से और इम्पोर्टेंट चीजें बताई और वही की वही हमारे बोर्ड के अंदर आई, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और उनका भी फायदा होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए धन्यवाद। ध्यान से वीडियो को वॉच करें और आगे चैनल हमारे सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहे। आज के लिए धन्यवाद।